चलिए बच्चों, तो कल जो बातें पढ़ी थी उसी का एक तरह का थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं अपन। फर्टिलाइजेशन टॉपिक कल अपन ने जाते जाते डिस्कस किया था बच्चों। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूं कि कोई भी फर्टिलाइजेशन होगा इसका मतलब क्या है, दोनों तरह के गैमेट का फ्यूजन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। पर एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल और फीमेल गैमेट तो बहुत पहले ही नॉन मोटाइल हो चुका, जब से ऊगेमी की शुरुआत हुई है एल्गी के टाइम से ये तो नॉन मोटाइल चला आ रहा है। पर यहां पर एक बात और हुई है कि इसका कंप्लीट डेवलपमेंट किसमें हुआ है, इसकी स्पोरेंजियम में हुआ है। तो ये तो अपनी मैटरनल प्लेस छोड़ के गया नहीं, ये तो गया नहीं। और अब यहां मेल गैमेट भी क्या हो चुका है, तो इसको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसको यहां तक पहुंचाने के लिए सबसे पहली चीज, मेल गैमेट के फीमेल गैमेट तक पहुंचने में कौन कौन से इवेंट मददगार है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। विच इवेंट हेल्प्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट अप टू द फीमेल गैमेट, नर युग्मक पे मादा युग्मक तक पहुंचने में एंजियोस्पर्म के अंदर बात हो रही है, कौन कौन सी घटनाएं सहायक है। तो सबसे पहली क्या कहोगे आप, सबसे पहला होगा पॉलिनेशन, क्योंकि आपका मेल गैमेट जो है वो पहले तो मेल गैमेट का मतलब पूरी तरह वो डेवलप तो नहीं हुआ चलो, पर पॉलिनेशन इसमें शामिल हो सकता है। पर चूंकि अगर आप ये कहना चाहो कि साहब ये तो पॉलन ट्यूब के अंदर जाने के बाद बना है, तो फिर आप दूसरी चीज इसमें शामिल करोगे, क्या क्या, दूसरी चीज यानी साइफोनोगैमी। भैया इतनी सी बात मैं कई बार कर चुका हूं कि पॉलिनेशन से तो ये केवल कहां पहुंचेगा, अप टू दी स्टिग्मा, और उसके बाद इसको आगे कौन लेके जाएगा, पोलन ट्यूब। तो बच्चों अब एक चीज हमारे सामने आई, पोलन ट्यूब। अब आपको कल अपन ने पोलन ट्यूब को लेकर चले थे और सीधा सीधा माइक्रोपाइल में एंट्री करवा दी थी, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां एंट्री कई तरीकों से हो सकती है। तो आज की बात की शुरुआत मैं वहीं से कर रहा हूं। मैं बोलूंगा इसके अंदर टाइप ऑफ, या सीधा सीधा कह दूं मेथड्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू दी, पहले तो ओव्यूल में ही एंटर कराओ, एम्ब्रियो सैक में तो बाद में लेके जाना। सबसे पहले आपको पराग नलिका का प्रवेश किसमें कराना है, ओव्यूल में। तो ओव्यूल में इसके जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते को सभी जानते हैं, वो क्या है, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल किसकी तरह होता है, एक पोर की तरह होता है, एक छिद्र की तरह होता है। इसलिए माइक्रोपाइल से जो बच्चों एंट्री होती है उसे अपन कहते हैं पोरोगैमी। क्या कहते हैं, पोरोगैमी। तो ये सबसे कॉमन है। पोरोगैमी के बारे में मैं क्या कह दूं, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री, ठीक है। पहली बात तो क्या कह दोगे, मोस्ट कॉमन। दूसरी बात क्या कह दोगे, किससे हो रही है, थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है। तो माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल चूंकि एक पोर है इसलिए ऐसा बोल देते हैं पोरोगैमी। तो बीजांड द्वारीय प्रवेश बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश, ठीक है। बीजांड द्वार से जब पराग नलिका ओव्यूल यानी बीजांड में प्रविष्ट होती है तो वो सबसे सामान्य प्रकार का प्रवेश है, और मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म है वो यही दिखाते हैं। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में पोरोगैमी ही मिलती है, ओके, ये तो कॉमन होगी बात। दूसरा यहां पे बात आई चैलेजोगैमी। ये थोड़ा सा उटपटांग मामला है, ये नॉर्मली नहीं होता। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा एक बार कार्पल को भी देख लें। कार्पल के अंदर पोलन ग्रेन तो आता है स्टिग्मा तक, और उसके बाद ओव्यूल तक कौन जाता है, ओव्यूल तक जाती है पोलन ट्यूब। लेकिन पोलन ट्यूब के जाने के कई रास्ते हैं। पहला रास्ता सबसे अच्छा नॉर्मल शराफत वाला रास्ता, जिसमें ये कहाँ से एंटर होगा, वहीं से एंटर होगा जहाँ से होना चाहिए। यानी जो इसके लिए रास्ता बनाया हुआ है, यानी जो पोर इसके लिए बनाया हुआ है वो क्या है, माइक्रोपाइल, ठीक है। यानी बेसिकली इसके घर में एंट्री होनी है, और इसके घर में एंट्री के लिए इसने दरवाजा छोड़ा हुआ है, तो बाकायदा दरवाजे से ही जब पोलन ट्यूब जाए तो इसे आप कहोगे पोरोगैमी, मोस्ट कॉमन मेथड है। पर एक्सेप्शनली क्या हो सकती है, चैलेजोगैमी, जहां पर पोलन ट्यूब
चैलेजा को ब्रेक करके यहां से एंटर कर रही है। कोई भी मजबूरी हो सकती है, सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि साहब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो इसी साइड होता है, तो फिर एग भी इसी साइड मिलता है, वो सबसे बड़ी मजबूरी होती है। ठीक है, तो चैलेजोगैमी एक तरीके से क्या लग रहा है कि छत तोड़ के एंट्री हो रही है। ठीक है, दरवाजे से नहीं गया, छत से गया। ठीक है, तो चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी का मतलब थ्रू चैलेजा। इसमें ज्यादा रटना नहीं है बच्चों, कुछ आपको ज्यादा एग्जाम्पल पे भी नहीं जाना है, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ये भी एक तरीका हो सकता है। थ्रू चलेजा आपको ये मिलता है स्पेशली कुछ एग्जाम्पल जैसे कैजुराइना में। ठीक है, और देखो और एक तरीका क्या हो सकता है, और ना तो साहब छत से ना दरवाजे से, बल्कि दोनों के बीच में से एक और तरीका है एंट्री का। ये दीवार तोड़ के एंट्री हो रही है। ये देखो, दीवार किसकी? इंटेग्यूमेंट की, सॉरी ओव्यूल की। ओव्यूल की दीवार को क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट से जब एंट्री होती है तो उसका मतलब माइक्रोपाइल और चैलेजा दोनों के बीच में से, और दोनों के बीच में से आ गया, इसलिए इसको बोल देते हैं मीजोगैमी। क्या बोल देते हैं? मीजोगैमी में कहां से एंट्री कराओगे? थ्रू इंटेग्यूमेंट्स। कहां से कराएंगे? थ्रू इंटेग्यूमेंट्स। और इंटेग्यूमेंट से जब एंट्री होती है तो फिर इसके लिए फेमस है आपकी फैमिली कुकुरबिटेसी। इसको रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस आप ये जरूर कह सकते हो कि ओव्यूल में एंटर होने के लिए पोलन ट्यूब कौन कौन सा रास्ता अपना सकती है। एक तो माइक्रोपाइल है ही जो सबसे कॉमन है, उसके अलावा चैलेजा से भी जा सकती है और इंटेग्यूमेंट से जा सकती है। ऐसा नहीं कि ऐसा कभी नहीं होता, होता है, एक्सेप्शनली होता है। ओके, तो ये तो हो गई एंट्री की बात। तो ओव्यूल में तो एंटर करा दिया, ठीक है, उसके घर में तो एंटर हो गया, लेकिन एग रहता कहां है? एम्ब्रियो सैक में, फीमेल गैमेटोफाइट में। उसका जो अपना पर्सनल रूम है वो कौन है? एम्ब्रियो सैक। अब उस एम्ब्रियो सैक में इसकी एंट्री कहां से होगी? तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, पोलन ट्यूब एक ओव्यूल में कहीं से भी एंटर हो सकती है, माइक्रोपाइल से, चैलेजा से या इंटेग्यूमेंट से, पर जब ये एम्ब्रियो सैक में एंटर होगी तो इसके लिए एक ही जगह फिक्स है, और वो क्या है? थ्रू, कल बताया था मैंने, डी जेनरेटिंग सिनर्जिड्स। हमेशा याद रखो कि एम्ब्रियो सैक में तो पोलन ट्यूब जाएगी तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड से ही जाएगी। सिनर्जिड जब तक डिसइंटीग्रेट होकर रास्ता नहीं छोड़ेगी तब तक वो अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ऑलवेज ए पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। ठीक है, भ्रूण कोश में पराग नलिका सदैव नष्ट होती हुई सहायक कोशिका से ही प्रविष्ट होती है। ओके, नष्ट होती हुई सहायक कोशिका से। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी इससे आगे की। पहुंचा दिया आपने अंदर पहुंचाया तो उसने अपने कंटेंट रिलीज किए होंगे। कंटेंट क्या है उसके पास? 2 मेल गैमेट। अगर आपसे पूछा जाए द कंटेंट ऑफ पोलन ट्यूब रिलीज्ड इनटू, तो इट इज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। तो डीजेनरेटिंग, अपघटित होती हुई जो सहायक कोशिका है उसी के कोशिका द्रव में पराग नलिका के घटक मुक्त होते हैं, जो कि हैं क्या ले देकर? 2 नर युग्मक। यही तो बचे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता चुका था क्या क्या होने वाला है। 1 मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एग, अदर फ्यूज्ड विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या बनाएगा? जाइगोट। ये कैसा होगा? 2n। ये क्या बनाएगा? प्राइमरी, पूरा नाम ले देता हूं इसका, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा है? 3n। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन गए। इस प्रोसेस को हमने बोला था हैप्लॉइड n और 2 हैप्लॉइड n, इनके फ्यूजन की वजह से ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोला था? सिनगैमी। याद आ गया। और इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला था? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, बोला था। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्योंकि यह 2 नर युग्मक 2 अलग अलग संरचनाओं से संयुक्त होकर 2 अलग अलग उत्पाद देते हैं। बाय फ्यूजिंग विद 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर दे प्रोवाइड 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वन इज जाइगोट डिप्लॉइड, अदर इज पीईएन ट्रिप्लॉइड। कल हम बात कर चुके हैं जाइगोट से हमें क्या बनाना है आगे जाके, और पीईएन से क्या बनाना है? एंडोस्पर्म। क्या रखता है एंडोस्पर्म?
इसमें भी ट्रिप्लॉइड होती, क्या रखता है ये? फूड। तो फूड पहले बनेगा या खाने वाला? पहले फूड बनना चाहिए, ठीक है। खाने वाला पहले बन गया तो फिर वो भूखा इंतजार करेगा फूड आने का, इसलिए अच्छा है पहले फूड बना लो ताकि खाने वाला आने तक फूड तैयार रहे। इसीलिए मैंने कहा था इन दोनों में से, PEN और जाइगोट में से डिवीजन किसके पहले शुरू हो जाते हैं? PEN के। अच्छा बच्चों, अगर आपने ये बात मान ली कि PEN के डिवीजन यहाँ पहले शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब पहले क्या होता है? पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। पहले एंजियोस्पर्म में हमेशा एम्ब्रियो से पहले कौन डेवलप होकर तैयार हो जाता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हिंदी में हम कहते हैं भ्रूण पोष। बच्चों, एम्ब्रियो सैक को कहते हैं भ्रूण कोश और एंडोस्पर्म को कहते हैं भ्रूण पोष। वो तो खाली एक कमरा है, चैम्बर है, ये पूरा टिश्यू है जो न्यूट्रिशन देने वाला है। और ये किसके अंदर बन रहा है? भ्रूण पोष बनता है इनसाइड द भ्रूण कोश, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलप्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, इसलिए हिंदी नाम में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। ओके चलो ठीक है, वो तो अपन और भी देख लेंगे। लेकिन बच्चों, यहां से एक चीज डिसाइड होती है और वो होती है डबल फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस। तो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट बताने से पहले मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूं, और वो चीज है आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि बच्चों ये पहली बार और केवल एक बार कहां हो रहा है? एंजियोस्पर्म में हो रहा है। बच्चों, एंजियोस्पर्म के अलावा ये प्रोसेस किसी दूसरे ग्रुप में नहीं हुआ और सबसे पहले ये एंजियोस्पर्म में ही हुआ। तो डबल फर्टिलाइजेशन करके क्या बहादुरी कर ली एंजियोस्पर्म ने, क्या इस बारे में आप कुछ बताएंगे? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपको याद आता हो। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो, एंजियोस्पर्म से पहले ग्रुप कौन सा था? कौन सा था? क्या जिम्नोस्पर्म के पास एंडोस्पर्म होता है? बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। और यहां जो एंडोस्पर्म है और यहां जो एंडोस्पर्म है, दोनों में कोई फर्क होता है? आप कह रहे हो कि ये हैप्लॉइड होता है और आप कह रहे हो कि ये ट्रिप्लॉइड होता है, इसके अलावा भी कोई फर्क होता है? इट फॉर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात। ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है, और उसी इवेंट का पार्ट है गैमेटोजेनेसिस। तो उस गैमेट को बनाने वाला जो गैमेटोफाइट होता है, कौन सा गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट। आपको मालूम है जिम्नोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट मेनली एंडोस्पर्म ही होता है। जिम्नोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म होता है, बस 2 आर्किगोनिया और एक्स्ट्रा होती है इसके पास, जिनमें सिंगल एग सेल होती है और कुछ नहीं होता। बोलो, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? अगर आपने पढ़ा है तो 100% याद आएगा। जिम्नोस्पर्म में केवल हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, और हैप्लॉइड एंडोस्पर्म ही उसका फीमेल गैमेटोफाइट है, साथ में 2 आर्किगोनिया और होती है। यानी बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट के नाम पर उसके पास ये एंडोस्पर्म ही होता है मेन, और इसकी सेल होती है एन, और ये बन जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। काम ये वहां भी यही करता है, क्या? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना। बोलो, करता है कि नहीं करता? ओके अच्छा, यहां पे क्या बहादुरी कर दी? यहां पे भी यही काम कर रहा है, बस यहां फॉर्मेशन कैसा हुआ? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो 2 चीज बनी, एक साथ में बना जाइगोट और दूसरा बना PEN। PEN से बन जाएगा एंडोस्पर्म और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। अब आप देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाने का फायदा क्या? फायदा तो पता नहीं, पर एक नुकसान आपको जरूर दिख रहा होगा कि जाइगोट भी आ गया, PEN भी आ गया, और जाइगोट एम्ब्रियो बनाने के लिए तैयार बैठा है, और खाने की अभी कोई तैयारी है नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ रहा है? जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ रहा है, ताकि जब तक खाने वाला आए तब तक खाना मौजूद रहे। ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है, मान लिया। तो जल्दी बना तो रहा है, पहले डिवाइड हो तो रहा है। हमने पहले कौन सी हेडिंग डाली है? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो बच्चों, ये जल्दी जल्दी खाना बना रहा है, मान लिया,
लेकिन खाने वाला जब तक आएगा तब तक खाना मिल तो जाएगा, भूखा तो नहीं रहेगा ना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए नरिशमेंट अवेलेबल तो रहेगा, तभी वो डेवलप होगा। ओके, तो आपको नुकसान का तो कर दी भरापूर्ति की, मिल रहा है खाना, ठीक है, जल्दी बना के मिल रहा है, भले ही पर मिल रहा है। फायदा क्या दिख रहा है? क्या फायदा दिख रहा है? क्या कहोगे कि गरम गरम खाने को मिल रहा है कि साहब अभी भी बना है, खाने वाला आया उसके बाद ही, ठीक है, ये या कुछ और भी? एटलीस्ट खाना तभी बना है जब खाने वाले का आना कंफर्म हो गया है। ये नहीं कि फोन करके कह तो दिया कि मैं आ रहा हूं और फिर पहुंचे नहीं, ऐसा नहीं है। किसकी तरह? जिम्नोस्पर्म की तरह। क्यों? क्योंकि बच्चों जिम्नोस्पर्म ने क्या कर लिया? एंडोस्पर्म बना लिया। कब? गैमेटोफाइट स्टेज में ही। और अभी जाइगोट के अते पते हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि जाइगोट तो तब बनेगा ना जब मेल गैमेट पहुंचेगा। मेल गैमेट कब पहुंचेगा? जब हवा में से कोई पॉलन ग्रेन सही जगह टपक जाएगा। क्या है वो सही जगह? माइक्रोपाइल। पॉलिनेशन कैसा है जिम्नोस्पर्म का? एनिमोफिलस, विंड पॉलिनेशन। हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन का क्या भरोसा कि सही जगह लैंड होगा कि नहीं। और मान लो कुछ हो भी गए तो कितने ऐसे ओव्यूल होंगे जिन पे कोई पॉलन ग्रेन गिरेगा ही नहीं? बोलो, हो सकते हैं ना? हो तो सकते ही हैं। और अगर उन पे पॉलन ग्रेन नहीं गिरा तो वो तो बेचारा फर्टिलाइजेशन पहले ही फूड रख के बैठा है, इसकी तो उम्मीदों पे फिर जाएगा पानी, क्योंकि इसका खाना खाने वाला कोई आया नहीं। तो यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू वेस्ट होता है। तो वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर। यहाँ इंश्योरिटी नहीं है कि जो न्यूट्रिशन डेवलप किया गया है वो कंज्यूम ही होगा और सीड या एम्ब्रियो डेवलप होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में इंश्योरिटी है कि अगर आपने जाइगोट बनाया है तो फूड भी मिलेगा, और तभी मिलेगा जब जाइगोट बनेगा। फालतू में न्यूट्रिशन क्यों बना के रखें जब सीड है ही नहीं? न्यूट्रिशन किसके लिए बनाया जाता है? सीड के अंदर का न्यूट्रिशन बच्चों आपके लिए नहीं बनाया जाता। फ्रूट के अंदर का तो फिर भी आपके लिए बनाया जाता है। सीड के अंदर का न्यूट्रिशन उस प्लांट के लिए बनाया जाता है जो उसमें से निकलने वाला है, यानी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो उसे यूज करेगा और फिर वो एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा, उसमें से रूट निकलेगी, उसमें से शूट निकलेगा। तो वो जो नई जड़ें और तने निकल रहे हैं उनको न्यूट्रिशन क्या आप दे देते हो? आप तो बाद में दोगे, बाद में आप सिंचाई करोगे और सब चीजें दोगे, लेकिन लीफ भी फोटोसिंथेसिस बाद में करेंगी। शुरुआत में जो रूट एंड शूट निकलेगा वो तो उस सीड के अंदर से न्यूट्रिशन खा के निकलेगा ना। और वो न्यूट्रिशन दो ही जगह रह सकता है, या तो कॉटिलिडन में, और कॉटिलिडन में नहीं आ पाया, पूरा रह गया तो किसमें? एंडोस्पर्म में। तो एम्ब्रियो बनने तक और एम्ब्रियो के बाद जर्मिनेशन में भी ये न्यूट्रिशन काम आता है। इसलिए ये इसका न्यूट्रिशन तभी बनाया जाता है जब इस बात की कंफर्मेशन हो जाता है कि साहब जाइगोट बन गया है, फूड खाने वाला आ चुका है, नई जनरेशन स्टार्ट करनी है। समझे? जाइगोट बनते ही नई जनरेशन शुरू होती है कि नहीं होती? बोलो बच्चों, इससे पहले अपन गैमेटोफाइट चिल्ला रहे थे। मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट। फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेट, एग। अब जैसे ही फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट बनते ही कौन शुरू हो गया? नई जनरेशन। कौन सी? स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जनरेशन एंश्योर हो चुकी है और उसी लिए उसके लिए अब न्यूट्रिशन का इंतजाम करना है। तो आपको समझ में आया सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा यह है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही न्यूट्रिशनल टिश्यू बनता है। जिम्नोस्पर्म की तरह पहले से नहीं कि बना के बैठ गए, अब काम आए तो ठीक, नहीं आए तो बेकार। अब प्रॉब्लम यह कि साहब पहले बनाना है, तो पहले बनाने के लिए ही तो ये ट्रिप्लॉइड हुआ है, और पहले बनाने के लिए ही तो ये दो स्ट्रक्चर से फ्यूज होके बना है। ये सीधा सीधा भी तो 3 N न्यूक्लियस हो सकते थे। 2 N इसके और 1 N मेल गैमेट का लाने का फायदा क्या हुआ? वेरिएशन। जीन मिले ना दो अलग अलग तरह के, और दो अलग अलग तरह के जीन मिलने पर क्या आता है? हाइब्रिड विगर आता है कि नहीं आता बच्चों? तो इसके पास हाइब्रिड विगर भी है प्लस इसके पास ट्रिप्लॉइडी भी है, इसलिए यह फिजियोलॉजिकली एग्रेसिव होता है। ध्यान रखना, PEN इज फिजियोलॉजिकली एग्रेसिव न्यूक्लियस। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कार्यकी रूप से आक्रामक होता है, इसलिए जल्दी विभाजन प्रारंभ कर देता है। किसकी तुलना में? डिप्लॉइड जाइगोट की तुलना में। बोलो, बात समझ में आई? बस, तो ये बात ध्यान रखें आप। और अब अपन देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म बनने का तरीका क्या? तो बच्चों यहां अगेन क्या आ जाती हैं? टाइप्स। एंजियोस्पर्म में आप पढ़ोगे तो हर चीज में टाइप्स मिलेंगी। ओव्यूल में टाइप हैं, इंटेग्यूमेंट में टाइप हैं, पॉलन ग्रेन में टाइप हैं, उनके
जो डिवीजन है, उनके जो टेट्राड के पैटर्न है उसमें टाइप हैं, तो जितनी ज़्यादा टाइप आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम हर चीज़ में टाइप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल समझने के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी मैं जो टाइप बता रहा हूँ वो केवल समझने के लिए आप मान लो। ओके, मोस्ट कॉमन को ध्यान में रखना है, मोस्ट कॉमन को। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ टाइप ऑफ ओव्यूल में पोजीशन के हिसाब से मुझे बता देना मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, एनाट्रोपस। ओके, मान लिया। अब आप मुझे जरा इंटेगमेंट के हिसाब से बता देना मोस्ट कॉमन कौन से हैं, कितने इंटेगमेंट, बाइटैगमिक। ओके ओके, ये भी मान लिया। अब जरा आप मुझे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के हिसाब से बता देना मोस्ट कॉमन कौन सी है, माइक्रोपाइलर एंट्री कॉमन है। ओके, अब जरा आप मुझे एम्ब्रियो सैक बनने के तरीके के हिसाब से बता देना मोस्ट कॉमन कौन सा है। एम्ब्रियो सैक की शुरुआत किससे होती है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की शुरुआत किससे होती है, मेगास्पोर से। कितने से, 1 से, 2 से, 4 से। तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, मोनोस्पोरिक। तो इन पे ध्यान देना है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, एनाट्रोपस ओव्यूल, बाइटैगमिक ओव्यूल, पोरोगैमी टाइप की एंट्री, और यहाँ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अगेन मैं बोल रहा हूँ पहले से ही, कौन सा, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो आपको मोस्ट कॉमन पे ध्यान रखना, बाकी टाइपों की कोई कमी नहीं है, ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है, जो दुनिया पे छाया हुआ है, यानी सबसे ज्यादा प्लांट। चलो, टाइप्स ऑफ क्या, एंडोस्पर्म बनने के तरीके के हिसाब से होता है ये, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन। उनके बनने के तरीके को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से बच्चों भ्रूण पोष कितने तरह का होता है, 3 नाम बताता हूं आपको। सबसे पहला होता है न्यूक्लियर, ठीक है, पर चलो पहले नाम बता देता हूं। पहला होता है न्यूक्लियर, दूसरा होता है सेल्यूलर, और तीसरा होता है बच्चों हेलोबियल। क्या होता है, हेलोबियल। अब इसको आपको कैसे समझना है, बहुत आसान, देखो मैं बताता हूं इसका तरीका। 3 तरीके हैं, कौन कौन से, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल। केंद्र की है, कोशिकीय या हेलोबियल। गायब हो गए भाई साहब, भाई साहब रुक गए, कोई बात नहीं, इधर वाले चालू हैं, आप तो इन पे ध्यान दो, बुला देता हूं, उधर भी तो बच्चे देख रहे होंगे। ओके, कोई बात नहीं, जब तक वो आता है तब तक अपन बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी, अपने को मौका मिल गया, पढ़ाऊंगा तो उनका छूट जाएगा। अभी क्या है, बहुत देर पहले स्थिर हो चुके हैं ये भाई साहब, स्थिर हो गए आप, इनको गतिशील करो। हाँ, तो फिजिक्स हो गई, बाकी है, जूलॉजी तो हो गई। अरे वो तो कब की हो गई, सुनने में आ रहा है कब से जाने, हाँ ना, तो हो गई ना, 45 क्वेश्चन कन्फर्म, कम से कम, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि इस बार जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर भी सर ने पढ़ाई है, ठीक है, तो 45 से ज़्यादा मानो। ओके, चलो 45 तो मान ही लो। ओके, और फिजिक्स में क्या क्या बच रहा है, 1 चैप्टर। ओके, केमिस्ट्री पूछनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए, छोड़ देता हूँ। चलो, और बॉटनी मुझको पता होना चाहिए, बात भी सही है, पर मुझसे ज़्यादा पहले आपको पता होना चाहिए, आप अलग अलग बैच के हो। पहली बात तो चालू करने से पहले मुझे बता देना भाई, नहीं तो सबको पता चल जाएगा क्या क्या नहीं हुआ। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि अपना NE पुराना और NH पुराना, उसका तो केवल यही बाकी है, और एक स्ट्रेटजी मिनरल न्यूट्रिशन बच्चों सुबह शुरू होने वाला, मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ, बाकायदा सुबह बैठ लेना, मैं अलग से इसमें नहीं कराऊंगा, क्योंकि सुबह वाली रनिंग क्लास में चलेगा वो, ट्रांसपोर्ट खत्म होने वाला है 2 दिन में, परसों से मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ मैं दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ, नोट्स भी लिखाता हूँ प्लस ये भी कराता हूँ। तो जो इच्छुक हो वो वैसे कर लेना, नहीं तो बाकायदा फिर देख लेना, ठीक है, तो वो मैं सुबह ही कराऊंगा। एक मिनरल न्यूट्रिशन ही तो है, ठीक है ना, वो मैं सुबह कराऊंगा, ठीक है। हाँ, 1 में हो गया, जिनका हो गया वो तो फ्री हैं, जिनका नहीं हुआ उनको बता रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग वाले बैच में कंटिन्यू चलेगा वो, 2 जगह नहीं कराऊंगा मैं, ओके, तो वो वहाँ कर लेना। उसके अलावा हैं स्ट्रेटजी इसके बाद होएगा ही, जस्ट वो तो होना ही है, उसको तो करना है। और है फर्स्ट चैप्टर, अब फर्स्ट चैप्टर के लिए तो फिर जिसकी श्रद्धा बची हो वो और आ जाना, मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरा क्या है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई, दोबारा ही तो पढ़ाना है ना, एक बार तो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट चैप्टर, अच्छा इसका रिप्रोडक्शन ये तो 1 दिन में ले लेंगे यार, मैं आपको बताऊँ बैठे बैठे हवा में,
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या है? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या नहीं बता रखा आप? दोबारा से बताऊं, हाइड्रा में बडिंग होती है, या फलाना स्टोलन होता है, या बल्ब होता है, या ट्यूबर होता है, यही सब तो दे रखे हैं। और है क्या? या मैं ये बताऊं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में कितने होते हैं, या मैं आपको बताऊं तोता 140 साल तक जिंदा रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा यही तो बताना है कि बांस में एक बार फूल आता है, स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना में 12 साल में एक बार आता है। यही तो कुछ एक बातें हैं। और है क्या इस चैप्टर में एक्स्ट्रा, बताओ? तो चैप्टर का नाम भले आप जोड़ के रखो, लेकिन उसकी बातें तो आप पढ़ चुके हो ना, बातें मोस्टली पढ़ चुके हो। अगर अपन बैठ के डिस्कस करेंगे एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? किसी भी एक दिन में मैं पूरा करा दूंगा, कोई डरने वाली बात उसमें है नहीं। ओके, ऐसे चैप्टर को मैं इंक्लूड करके ही नहीं चलता, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कवर हो चुके होते हैं। आप देखो ना, पलट के पन्ने देखो तो सही, वो डायग्राम जो भी आएंगे वो सारे कहीं ना कहीं देख चुके हो आप। अब आप तोते के और कछुए के और गधे के अलग से डायग्राम तो वो मैं बनाने से डरा, और उनकी लाइफ स्पान कितनी मुझे भी नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद, पर आपको करनी है। ओके, और किस में क्रोमोसोम नंबर कितने वो भी मैं नहीं याद रखता, वो आपको करने हैं, ठीक है? तो वो तो करने ही करने हैं। ओके, समझ गए ना? तो वो फिक्स चीज़ें हैं, उनमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डिफ़िकल्ट मामला हो। नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी आप कर सकते हो, पर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, समझे? चलो, तो अपन यही बात कर रहे थे बच्चों, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की जो बात अपन कर रहे थे, ये है इसके बनने के तरीके पर। और मैंने आपको कहा था कि इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो ध्यान दो, यहां पर मैं आपको 3 तरीके बता रहा था बच्चों। सबसे पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है यहां पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और तीसरा है हेलोबियल। कौन सा? हेलोबियल। अब इसके नाम से डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, अभी आप पैटर्न देखोगे एक बार में सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हो रही है उस एम्ब्रियो सैक से। ये रहा वो एम्ब्रियो सैक, जिस एम्ब्रियो सैक में जो एग था उसकी जगह क्या बन चुका है? एग की जगह बच्चों क्या बन चुका है बताओ? जाइगोट बन चुका है। उस जाइगोट बनने के लिए जो मेल गैमेट आए थे उनको रास्ता देने के लिए सिनर्जिड पहले ही खत्म हो चुकी हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस की जगह क्या बन चुका है? PEN बन चुका है, जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है PEN, और एंटीपोडल्स भी डिजनरेट हो जाती है मोस्टली। ओके, तो अब अपने को इन दो का फेट देखना है, अंजाम इन दो का ही चाहिए, जाइगोट का और PEN का। जाइगोट का क्या होगा अंजाम, क्या बनेगा? ये एम्ब्रियो, और PEN से बनेगा, पर पहले किसका तय होगा भविष्य? PEN का, क्योंकि उसे बनाना है एंडोस्पर्म, और वो है न्यूट्रिटिव टिश्यू। टिश्यू कोई सा भी बने, नंबर ऑफ सेल्स कोई सी भी बनेगी एक ही तरीके से, क्या? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में 2 ही बातें होती हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, अगर होता है तो न्यूक्लियर डिवीजन तो होना ही है। तो बच्चों इसी बात पर ये 3 तरह के एंडोस्पर्म डिसाइड हो जाते हैं कि कब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और कब साइटोकाइनेसिस। तो देखो कैसे। चलो, सबसे पहले तो अपन उस तरीके से चलते हैं जो सबसे कॉमन तरीका है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ना आपको, इसका डिवीजन होता है सबसे पहले, तो आप बोलोगे कैरियोकाइनेसिस। इसके डिवीजन को क्या नाम दोगे? कैरियोकाइनेसिस। और चूंकि पहला है तो फर्स्ट बोल दो। ओके, जब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा तो एक बार के लिए जाइगोट को भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ कि इसमें जाइगोट है, और है तो बहुत छोटा सा दिखा देते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। इससे अपने को अभी कोई मतलब नहीं, मतलब केवल किससे? PEN से। तो PEN में जब डिवीजन हुए तो कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। ओके, अगर ये फिर हिसाब से इसको क्या करना चाहिए? अगर इसने न्यूक्लियर डिवीजन कर लिया है तो अब इसे क्या करना चाहिए? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। लेकिन मान लो कि ये तो फिर से कर लेता है, क्या? कैरियोकाइनेसिस। फिर से ये केंद्र के विभाजन दर्शा देता है यदि, तो इसका मतलब अब इसमें न्यूक्लियस हो गए 2 से 4, और मान लो इसने तो ये आदत ही बना ली, यानी कि ये तो बार बार कर रहा है, क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा? कैरियोकाइनेसिस। रिपीटेडली ये क्या कर रहा है? रिपीटेडली कैरियोकाइनेसिस कर रहा है। तो फिर इसमें क्या दिखेंगे? केंद्रक ही केंद्रक, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ये बोलो, अब इसमें क्या नजर आ रहे हैं आपको? बहुत सारे न्यूक्लियस, और बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेने की वजह से ये एंडोस्पर्म कैसा कहलाएगा? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पर आपको मालूम है क्या कि एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी एंड में क्या करता है? साइटोकाइनेसिस करता है। एंड में यहां पर होता है साइटो
साइटोकाइनेसिस। और जब एंड में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो फिर क्या, फिर तो सबके अंदर क्या बन जाएंगी, सेल्स बन जाएंगी और सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस आ जाएंगे। यानी अंत में तो इसको ऐसा ही दिखना है, पर अपने पूरे डेवलपमेंट के दौरान ये कैसा नजर आया, अपने पूरे डेवलपमेंट के दौरान ये कैसा नजर आया, केवल क्या रखता हुआ नजर आया, न्यूक्लियस। इसलिए ये क्या कहलाया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ज्यादातर एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म इसी तरीके से बनते हैं, यानी एंड तक तो क्या, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस अंत तक, लेकिन लास्ट में जाके बिल्कुल एंड में लास्ट बॉल पे साइटोकाइनेसिस। और फिर साइटोकाइनेसिस करके वो सेलुलर नजर आते हैं, लेकिन अपने पूरे डेवलपमेंट में वो कैसे रहते हैं, अपने पूरे डेवलपमेंट में वो रहते हैं न्यूक्लियर, क्योंकि वो कौन से डिवीजन दर्शाते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नाम सुना है इस डिवीजन का, मुक्त केंद्रकीय विभाजन। ऐसे विभाजन जिसमें केवल केंद्रक का विभाजन हो, कोशिका द्रव का विभाजन ना हो, उसे अपन क्या कह देते हैं, मुक्त केंद्रकीय विभाजन। तो अंत तक तो इन्होंने क्या दिखाया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, देन कैरियोकाइनेसिस, देन कैरियोकाइनेसिस। रिपीटेडली जब कैरियोकाइनेसिस ही होते हैं विदाउट साइटोकाइनेसिस, तो हम क्या बोलते हैं, ओके। तो लास्ट में जाके सेलुलर होता। पर एक एंडोस्पर्म हमारा ऐसा है जिसे हम फ्री न्यूक्लियर कहते हैं, और उसे न्यूक्लियर तो बोलते हैं, पर उसमें एंड तक न्यूक्लियस ही रहते हैं, और वो है कोकोनट का सेंट्रल पोर्शन, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं। तो कोकोनट मिल्क न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उसमें एंड में भी क्या रहते हैं, न्यूक्लियस ही रहते हैं। पर मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होते हैं, पर एंड में वो क्या बन जाते हैं, एंड में उसमें साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो एंड से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, बीच के प्रोसेस से। ओके, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म समझ गए आप, चलो एक तो समझे। और देखो दूसरे में क्या होगा बच्चों, दूसरे में भी फिर ऐसे ही डिवीजन चालू होगा। सबसे पहला डिवीजन तो आपको मालूम है कौन सा होना है, कैरियोकाइनेसिस। और इसने कैरियोकाइनेसिस किया तो इसके पास कितने केंद्रक आ गए, फिर उसी तरीके से कितने आ गए, 2n। लेकिन इसके ठीक बाद इसने कर लिया वो ही काम जो इसे करना चाहिए था, क्या, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जैसे ये कर लेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, 2 सेल आ जाएंगी। अब तक तो खाली 2 न्यूक्लियस थे, अब 2 सेल आ गई, और अब ये अंत तक इसी सिस्टम से चलेगा, यानी कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस, देन कैरियोकाइनेसिस। तो ये शुरू से एंड तक कैसा रहेगा, शुरू से एंड तक कैसा रहेगा, सेलुलर रहेगा। ठीक है, एंड में तो यही होना है सबके साथ, लेकिन ये शुरू से एंड तक इसी तरीके से चल रहा है कि प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन, देन सेलुलर डिवीजन, देन न्यूक्लियर डिवीजन, देन सेलुलर डिवीजन। तो इसमें कभी भी आपको क्या नहीं दिखेंगे, फ्री न्यूक्लियस नहीं दिखेंगे, केवल सेल्स नजर आएंगे। इसलिए इसका डेवलपमेंट क्या बोला गया, सेलुलर। ओके, चलो ये किस में होता है किस में नहीं, वो तो एक अलग बात है, ज्यादातर मोस्ट कॉमन ये। ओके, अब देखो एक और स्पेशल कैटेगरी है, एक और स्पेशल कैटेगरी में यही काम होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, चलो साहब ये तो हो गया। तो आप देख रहे हो कि पहली बार कैरियोकाइनेसिस तो सब में हो रहा है, तो वो तो होगा ही बच्चों। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस खुद ही डिवाइड होगा, मतलब सेल में डिवीजन में न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, इसके बाद 2 बातें हो सकती है, या तो कैरियोकाइनेसिस करे या साइटोकाइनेसिस। ये करता है साइटोकाइनेसिस, पर कैसा, अनइक्वल। कैसा करता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अनइक्वल सेल्स बनती हैं। कैसी, एक तो स्मॉल और एक लार्ज, एक तो यहाँ स्मॉल सेल बनती है और एक लार्ज सेल बनती है, और फिर उसमें डिवीजन होके लास्ट में ये स्टेज आ जाती है। पर कई बार उसमें भी गड़बड़ रहती है, क्या, एक पार्ट में केवल क्या चलता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और एक पार्ट में सिस्टम कैसा चलता है, सेलुलर जैसा। ऐसा भी हो सकता है, पर अंत में अंजाम यही होना है। पर पहले यहां क्या हो रहा है, एक तरफ तो केवल न्यूक्लियर जैसा डेवलपमेंट और एक तरफ सेलुलर जैसा डेवलपमेंट। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें साइटोकाइनेसिस कैसा हुआ, अनइक्वल। ओके, तो बताओ इसके अंदर आपको पूरे डेवलपमेंट के दौरान दोनों चीजें देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर टाइप भी देखने को मिलेगा और सेलुलर टाइप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अनइक्वल पहले डिवीजन हो चुका है। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर आपको एंडोस्पर्म का भविष्य जानना है
कि साहब ये किस तरह का बनेगा, अंत में क्या बनेगा वो तो सबका पता है, अंतिम भविष्य तो सबका ही पता है अपने को क्या होना है, ठीक है। लेकिन अपन बीच वाले भविष्य की बात करते हैं, बड़ा होके क्या बनेगा, ऐसे पूछते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में पता करना है कि ये जो एंडोस्पर्म का PEN है ये बड़ा होके क्या बनेगा, मतलब कौन से तरीके से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, सेलुलर, न्यूक्लियर या हेलोबियल, तो कितने डिवीजन मिनिमम देख के डिसाइड हो जाएगा, मिनिमम कितने डिवीजन से आप इसका भविष्यवाणी कर दोगे कि ये बड़ा होके ये बनेगा या इस तरीके से बनेगा, कितने मिनिमम डिवीजन, एक से डिसाइड हो जाएगा, एक में तो सभी ने 2 न्यूक्लियस बनाए। दूसरा अगर ये 2 से 4 न्यूक्लियस बना देता है तो लक्षण नजर आ गए क्या करने वाला है। लेकिन अगर ये 2 से 2 सेल बना देता है वो भी बराबर की, तो भी लक्षण नजर आ गए क्या करने वाला है। और अगर ये अनइक्वल कर लेता है दूसरा डिवीजन तो भी लक्षण पता चल गया आगे क्या करने वाला है, बोलो। तो होनार बीरवान के होत चीकने पाक, सुना है ना कहावत, कि जिसका भी जो भी कुछ है वो बचपन में ही नजर आ जाता है, ठीक है। ऐसे एक कहावत है हिंदी की, जिसको नहीं आती कोई खास बात नहीं है, पर बीरवान मतलब वृक्ष, ठीक है। और ऐसे मानते हैं कि जो अच्छा बड़ा वृक्ष होने वाला होता है उसकी पत्तियां पहले से ही चिकनी होती है। कहने का मतलब ये कि शुरुआत में पता चल जाता है आगे जाके कोई भी कितना महापुरुष बनने वाला है। तो इसका शुरुआत में पता चल गया कि नहीं, बोलो। 2 डिवीजन से ही पता चल गया ना, 2 डिवीजन से ही कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियर पैटर्न से जाएगा या सेलुलर या हेलोबियल। मान लो दूसरा डिवीजन भी कैरियोकाइनेसिस, तो बोलो न्यूक्लियर। दूसरा डिवीजन साइटोकाइनेसिस पर इक्वल तो, और दूसरा डिवीजन साइटोकाइनेसिस पर अनइक्वल तो हो गया तय। अब आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, तो बच्चों ये मोस्ट कॉमन है, इनमें डिवीजन पॉलीपेटली और गैमोपेटली का कर देते हैं, रटने की जरूरत है नहीं। इसके बारे में अगर स्पेशली जानना चाहो तो आपको मालूम है इस अकेले एंडोस्पर्म पैटर्न की वजह से एक पूरे ऑर्डर का नाम पड़ा हुआ है हेलोबियल्स, और हेलोबियल्स होता है मोनोकॉट का ऑर्डर। प्लांट मत पूछना कि इसमें कौन आते हैं, मुझे भी नहीं पता, ये मान लो, ठीक है। तो हेलोबियल्स मोनोकॉट का एक ऑर्डर है जिसमें केवल हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म डेवलप होने से उसको नाम दिया जाता है। तो हेलोबियल तो बहुत रेयर हो गया, बचे कौन, सेलुलर और न्यूक्लियर। इनमें भी सबसे ज्यादा कौन, न्यूक्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट एंडोस्पर्म का एग्जांपल हमारे सामने होता है नारियल। नारियल का जो अंदर का लिक्विड पोर्शन है कौन सा एंडोस्पर्म, कौन सा, और बाहर का व्हाइट पोर्शन, बस बात खत्म। एंडोस्पर्म में इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसे एंडोस्पर्म का एग्जांपल बताओ जो पत्थर जैसा होता है, स्टोनी एंडोस्पर्म, हालांकि पूछता कोई नहीं है, पर उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। एक आपने सिंगल सीडेड बेरी खाई थी उस टाइम, जिसमें आपको कुछ भी रस जैसा नजर नहीं आया था, और वो थी सुपारी, ठीक है। तो वो जो सुपारी खाते हैं ना, वो सुपारी एंडोस्पर्म होता है, और वो एंडोस्पर्म कैसा होता है, स्टोनी, रूमिनेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो स्टोनी एंडोस्पर्म का एग्जांपल है एरेका नट या बीटल नट, जो आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ओके, ठीक है। पर कोकोनट मिल्क जरूर याद रखना, ये क्या है, न्यूक्लियर, और व्हाइट वाला सेलुलर। ये एंडोस्पर्म की बात हो गई, ठीक है। तो एंडोस्पर्म में इतना ही बनता है मामला। इसके बाद अब आप डेवलपमेंट करा दो किसका, इसके बाद डेवलपमेंट करा दो एम्ब्रियो का, ठीक है। तो एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट कराएंगे, उससे पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म को देख ले रंगीन फॉर्मेट में। एम्ब्रियो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा अपना बीच में रिलैक्स हो जाएगा। तो अपन देख लेते हैं इसको, हाँ आजा, शाबाश, वेरी गुड। तो इसको अपन ले लेते हैं, देखें ये क्या क्या कह रहा है, क्या पता कोई ऐसी बात जो अपने से मिस हो गई हो, तो वो भी आ जाती है कई बार। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर भी और इवेंट भी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या तो बनता है और घटनाएं क्या क्या होती। तो डेवलपमेंट एक तो किसका, एक तो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का, ठीक है, और दूसरा एम्ब्रियो का, ठीक है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद ओव्यूल क्या कहलाएगा, सीड, और ओवरी क्या कहलाएगी, फ्रूट। यही क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो तो बना ही दिए, पर जैसे एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियोनेटेड ओव्यूल क्या बन गया, सीड, और ओवरी क्या बन गई, फ्रूट। तो अल्टीमेटली सीड और फ्रूट ही तो बनाने हैं, वही तो आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। चलो ये देखो साहब, बीज ही बीज, कौन से बीज नजर आ रहे हैं ज्यादातर, कौन सी फैमिली नजर आ रही है, मेरे कहने का मतलब ये है
फेबेसी। फेबेसी क्यों ली गई है? क्योंकि फेबेसी में कॉटिलिडन्स ही होते हैं इंपॉर्टेंट। डाइकॉट की इंपॉर्टेंट फैमिली है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जांपल है। ठीक है, ये ज्यादातर मूंग है, ये मूंगफली दिख रही हैं, अलग अलग दाने। ठीक है, इस तरीके से। चलो खैर छोड़ो, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा कोई भी क्या सीड है, बस ये। ओके, ये फ्रूट बन गया। ओके, ये मत कहना कौन सा है। ठीक है, चलो एंडोस्पर्म। This is a product of triple fusion and develops from central cell of embryo sac. Okay, triple fusion का उत्पाद यही था, आपने देखा था। चलो then it is generally a triploid tissue. 3N बनेगा, PEN भी 3 बना था। अब फर्टिलाइजेशन इसमें शायद पॉलिनेशन के बाद बता दिया है, तो वो जब अपन पॉलिनेशन देखेंगे तब आ जाएगा, अपन पढ़ तो चुके ही हैं। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी जो टिश्यू की सेल्स हैं वो मेनली किससे भरी हुई हैं? रिजर्व फूड मटेरियल से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ये एंडोस्पर्म जैसे दिखा रखा है एक। ठीक है, एम्ब्रियो निकल रहा है, लेकिन उसके बाद भी फूड किस में है? एंडोस्पर्म में भी है। ओके, दे आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, चलो, इट इज एब्सेंट इन फैमिलीज। अच्छा, ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है एंडोस्पर्म के, और एंडोस्पर्म का ये स्पेशल एक्सेप्शन आपको स्पेशली इसके लिए याद रखना है। इसके लिए याद रखना बच्चों, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कल आपको कही थी एक बात ऑर्किड के बारे में, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था एक सीड जिसमें मोनोकॉट होते हुए भी कॉटिलिडन नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एंडोस्पर्म नहीं है। देखो, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बहुत सारे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बहुत सारे हैं, लेकिन जिनमें स्टार्टिंग से इसका फॉर्मेशन ही ना हो, उनमें ये दो तो फालतू हैं, पोडोस्टमेसी, ट्रेपेसी, इसको छोड़ दो। पर ऑर्किड आपके काम आता है, इसलिए ऑर्किडेसी को ध्यान रखना, उसमें एंडोस्पर्म स्टार्टिंग से ही नहीं मिलता। चलो और बात करेंगे, अभी और बात करेंगे आगे। ये दिखाए हैं कुछ ऑर्किड, सुंदर फूल होते हैं इसमें, इसलिए। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल भी दिखा दिए। ट्रापा है बच्चों, अगर आप इसे पहचानते हो तो। सिंघाड़ा, ठीक है, ट्रेपेसी का मेंबर है। ठीक है, ये पोडोस्टमेसी का मेंबर दिखा है, ये ऑर्किडेसी का दिखा है, इसलिए। चलो खैर, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। प्लांट पे आते हैं अपन। क्या कह रहा है ये सीधा सीधा एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक पर आ गया शायद। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। सीरियल्स, कैस्टर कोकोनट, आइवरी पाम, डेट पाम, इनके अंदर नेचर ऑफ एंडोस्पर्म की बात करना चाहता है बेसिकली। ठीक है, क्या करना चाहता है? नेचर ऑफ एंडोस्पर्म की बात। तो देखते हैं किस तरीके से नेचर बताता है, पर ध्यान रखना ये सारे, पहली बात तो क्या हो गए? एंडोस्पर्मिक सीड हो गए। ठीक है, पक्की बात। आगे जाके आप पढ़ने वाले हो ना एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो देखो, ज्यादातर मोनोकॉट है, अगर आपकी नजर पड़ी हो तो। ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट है, पाम मोनोकॉट ही होते हैं, कोकोनट मोनोकॉट है। कैस्टर की गारंटी नहीं है, कोकोनट भी पाम में आता है, मोनोकॉट है। ठीक है, तो देखो इनमें सब में किस किस तरह के एंडोस्पर्म है, आपसे ये पूछा जाए जरूरी नहीं है, पर पहले देखते हैं कि ये कैसा बताता है। चलो देखो, अब ये बता रहा है एक्चुअली स्टोर्ड फूड के हिसाब से। किसके हिसाब से बता रहा है? स्टोर्ड फूड के हिसाब से, क्योंकि फूड स्टोर करता है, और फूड स्टोरेज की बात अपन कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, क्या आपको याद हो, अगर ल्यूकोप्लास्ट याद है, ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट के लिए अपन ने क्या कहा था कि ये फूड स्टोर करने वाले, फूड रिजर्व करने वाले पार्ट हैं। तो उनमें जैसा फूड जाएगा एंडोस्पर्म में आमतौर पर वैसा ही होता है। तो चलो अब आप खुद ही बता सकते हो, सीरियल्स में, राइस और व्हीट में क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। मेज में भी ज्यादातर स्टार्च ही होता है। ठीक है, कैस्टर कोकोनट ऑयली हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल मिलता है, कोकोनट से भी ऑयल मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बात करो तो कुछ जगहों पर इसमें एल्यूरोन लेयर होती है, एल्यूरोन में प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ये कैसे कैसा बता रहा है। स्टार्ची, मेज में इसने एल्यूरोन लेयर को मेंशन किया है, इसलिए क्या बोला है? ऐसा नहीं है कि एल्यूरोन लेयर इनमें नहीं होती है, पर इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसलिए ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप कह दो मक्का में केवल प्रोटीन होता है, मक्का की सिर्फ एल्यूरोन लेयर में प्रोटीन होता है, बाकी मक्का में भी स्टार्च होता ही है बच्चों, स्टार्च होता है, तभी तो उससे आगे जाके माल्टोज बनती है डिसोल्यूशन से। ठीक है, तो मेज में भी स्टार्च होता है। ओके, पर उसकी एल्यूरोन लेयर में प्रोटीन होता है, और वो राइस और व्हीट में भी होते हैं, इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत हो ज्यादा। ये इसने बताया, अपन सिर्फ नॉर्मल फॉर्मेट में देख लेते हैं। कैस्टर कोकोनट में ऑयली आ गया। आइवरी पाम, आपको मालूम है आइवरी पाम एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है किस चीज का? बायोमोलिक्यूल पढ़े? बायोमोलिक्यूल पढ़े? बायोमोलिक्यूल में आपने एक पॉलीसेक्राइड पढ़ा हो, अगर
कौन सा? हेमीसेलुलोज पढ़ा है? हेमीसेलुलोज का कोई एग्जाम्पल पढ़ा है, आपको याद है? हेमीसेलुलोज जब भी बताया जाता है बच्चों, तो हेमीसेलुलोज का स्टोरेज होता है आइवरी पाम में, ठीक है? आइवरी पाम, आइवरी समझते हो? आइवरी, आइवरी बोला जाता है हाथी दांत के लिए, ठीक है? तो हाथी दांत जैसे व्हाइट होते हैं ना, उसमें हेमीसेलुलोज की वजह से, ये सेलुलोजिक भी नहीं है, बेसिकली क्या है? हेमीसेलुलोजिक, ठीक है? तो आइवरी पाम में हेमीसेलुलोज रिच होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपने कभी बायोमोलिक्यूल में हेमीसेलुलोज अलग से पढ़ा हो, एनसीईआरटी में दिया हो, तो मैं बहुत टाइम से बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स का पता नहीं, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हेमीसेलुलोज अगर उसमें दिया है तो हेमीसेलुलोज आइवरी पाम में होता है, ठीक है? इतना डिटेल में बातें आजकल नहीं होती हैं, ओके? तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। देन ये देखो, इसको ऐसे कहना चाहिए था, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है? हेमीसेलुलोज ज़्यादा होता है किसमें? आइवरी पाम में। तो ये जरा खास इंपॉर्टेंट बात नहीं रही, इसमें काम की बात है। एक तो ये, दूसरी सीरियल्स में कोई सा भी सीरियल हो स्टार्च होगा, और तीसरी ये कि प्रोटीन कहाँ होता है, कौन सी लेयर में होता है? एल्यूरोन लेयर में। ये सारी बातें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ सेल के टाइम पर, जब मैंने सेल पढ़ाई थी, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते। द स्टोनी एंडोस्पर्म आ गया आपका, ये भी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, पत्थर जैसा मिलेगा किसमें? एक तो सुपारी में, दूसरा खजूर का बीज भी वैसा ही उदाहरण है, पर खजूर का बीज हम खाते नहीं, ठीक है? खजूर में हम पेरिकार्प खाते हैं, वो भी बेरी और ये भी बेरी, और दोनों सिंगल सीडेड बेरी हैं, पर सिंगल सीडेड बेरी में ये एडिबल है। सुपारी खाते भी हैं, और आपने सुना होगा लेते भी हैं, ठीक है? तो वो लेते भी खाने के लिए ही हैं, ठीक है? पर अल्टीमेटली, अरे भाई थोड़ा सा बॉलीवुड वाली स्टाइल में बोला मैंने, बॉलीवुड में लेते हैं सुपारी ले ली भाई, इसके नाम की सुपारी खाई है मैंने, तो किसी के नाम की सुपारी खाने का मतलब जिम्मेदारी, किस बात की? उसकी मुक्ति की, ठीक है? ये अंडरवर्ड की डेफिनेशन है, मैं इस बारे में आप गलत मतलब ना निकालें, पर वो जो सुपारी होती है वो यही होती है, एरेका नट होती है, और उसमें पता है एंडोस्पर्म कौन सा होता है? स्टोनी एंडोस्पर्म, ठीक है? तो सुपारी कोई सी भी हो, उसमें एंडोस्पर्म हमेशा क्या होता है? स्टोनी एंडोस्पर्म, ओके? तो ध्यान रखना बच्चों, ये वही है। चलो, एरेका नट, बीटल नट, चलो आगे। ये देखो, देखिए ना, आप तो याद आ गई, ठीक है ना? ऐसी होती है। आप सेक्शन खाते हो इसके, आपने साबुत देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, पर जो आप खाते हो वो इसके टुकड़े होते हैं, और वो टुकड़े बेसिकली स्टोनी एंडोस्पर्म ही होते हैं, ओके? चलिए, ये देखो, ये डेट पाम अपना खजूर है, इसमें आप एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं खाते, कोशिश भी नहीं करनी, ठीक है? लेकिन सुपारी में यही खाया जाता है, ओके? चलो, एडिबल पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। डिप्लॉयड एंडोस्पर्म, इनोथोरा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये एक्सेप्शनल केस शुरू हो गए हैं, क्योंकि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक याद है आपको? वहीं से मोनोस्पोरिक के बाद जो एक्सेप्शनल केस है ना, ये उनके नतीजे हैं, तो वो अपन को नहीं देख रहा, ओके? चलो, मैच्योर सीड्स, ये दो तरह के होते हैं। अब ये एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक बोल देगा, चलो एक बार इसकी सुन लेते हैं यहीं पर। नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस। मैं आपको सीधा सा इसका थंब रूल बता देता हूँ। जिसे आप नॉन एंडोस्पर्मिक बोलोगे वो हमेशा ज़्यादातर कहाँ होंगे? डाइकॉट्स में होंगे। डाइकॉट में होंगे जैसे पी, जैसे ग्राउंडनट, ये फेमस एग्जाम्पल हैं। ज़्यादातर फेबेसी फैमिली के उदाहरण ही दे देते हैं अपन, ठीक है? एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, एक्सेप्शन होते हैं इसके, एक तो कैस्टर, दूसरा सनफ्लावर, ठीक है? कैस्टर और सनफ्लावर डाइकॉट होते हुए भी क्या रखते हैं? एंडोस्पर्म। तो आपको एंडोस्पर्मिक सीड, सॉरी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में याद रखने ज्यादातर डाइकॉट, पर एक्सेप्शनली कैस्टर एंड सनफ्लावर, ठीक है? ये कैसे हैं? डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक। एक आपकी फैमिली भी थी डाइकॉट की, मोनोकॉट में तो होते ही हैं, वो तो ठीक है। डाइकॉट में सोलेनेसी में भी एंडोस्पर्मिक लिखा था, ठीक है? तो वो भी याद रखना। चलो, दूसरी बात क्या आएगी अपने आप? एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस। और एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड जब आप बोलोगे तो फिर कौन निकल के आएगा? मोनोकॉट। मोनोकॉट में सारे तो सीरियल ले लो, सारे पाम ले लो, नारियल, खजूर, ये सब एंडोस्पर्मिक हैं। ये सारे पाम, सारे सीरियल सब एंडोस्पर्मिक हैं। पर एक्सेप्शन पूछे तो वही जो अभी आया था, ऑर्किड, जो मोनोकॉट होते हुए भी क्या है?
नॉन एंडोस्पर्मिक और इवन कॉटिलिडन भी नहीं रखता, ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड है ऑर्किड, ओके, ध्यान रखना। चलो, और एक तो ऐसा है जो बिना कॉटिलिडन का डाइकॉट है, बताया था क्या कभी? एक ऐसा प्लांट जिसके पास ना लीफ है, ना सीड है, ना कॉटिलिडन है, फिर भी डाइकॉट बन के बैठा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पैरासाइट है, और ऐसा पैरासाइट जो जिसके भी लग जाए उसका पूरा उद्धार करके मानता है। कौन सा? कस्कुटा। तो कस्कुटा बिना कॉटिलिडन का डाइकॉट है और ऑर्किड बिना कॉटिलिडन का मोनोकॉट है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये बता चुका हूं मैं, ओके। इन सीड्स लाइक ग्राम, पी, ग्राउंडनट सारे आगे फैबेसी फैमिली के एंडोस्पर्मिक हैं, क्योंकि इनका नॉन एंडोस्पर्मिक है, क्योंकि इनका सारा का सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में खर्च हो जाता है, और सारा फूड किसमें चला जाता है? कॉटिलिडन में। भ्रूणपोष का सारा भोजन बीजपत्र में संचित हो जाए और भ्रूणपोष खत्म हो जाए तो सीड हो जाता है अभ्रूणपोषी, ठीक है, और वो मिलता है ज्यादातर डाइकॉट्स में, और उसमें उदाहरण है आपके चना, मटर, मूंगफली, मूंग, चौला, छोले, राजमा, सब, ठीक है, वो यहीं आते हैं, ओके, ठीक है। देन ये देख लो साहब, मूंगफली, चना, मटर, ओके, फैबेसी फैमिली। देन एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस, इसमें कौन आएंगे? मोनोकॉट्स आएंगे, ओके, चलो कर दो शामिल। इन मोनोकॉट एंड कैस्टर बीन, देखो कैस्टर क्या थे? उदाहरण थे बीन्स, और बीन्स भी डाइकॉट्स में, ठीक है, स्पेशली उनमें भी कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। एम्ब्रियो डज नॉट कंज्यूम ऑल द एंडोस्पर्म, सो इट परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, ओके। सच सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस। इन दीज सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। ये देखो उधर से कौन कौन आ गया? सनफ्लावर और कैस्टर आ गए, बाकी सब अपने इधर के ही हैं, इधर के ही है। मोनोकॉट, ग्रेमिनी, 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 और ये पामी, एरेकेसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पाम अलग फैमिली है, कोई बात नहीं, ग्रेमिनी को तो हम जानते ही हैं। चलो, गेहूं, मक्का, ठीक है, सनफ्लावर, बार्ले, जौ, कोकोनट, ये एंडोस्पर्मिक है, ये भी एंडोस्पर्मिक है, और ये तो होना ही है क्योंकि ये मोनोकॉट है। तो सारे एग्जांपल आ गए, ओके। एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से कराना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस है। मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग है, तो थोड़ा सा फ्रेशली अपन इसको पढ़ लें तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो कल आप एनसीईआरटी से पूरा एंड तक पढ़ के आ जाओ, कल पूरा कर लेंगे, पॉलिनेशन छोड़ के कल पूरा कर लेंगे, ओके, ठीक है बच्चों।